नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब भी हमें मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो हमने हेल्प के लिए कहाँ कहाँ जाना है और किस लेवल पर कहाँ से मदद मांगनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इमोशनल डिस्टर्बेंस है, पहले तो ये जान लेते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होती क्या है, क्यों होती है और हम उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर परीख हमारे साथ हैं जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो जाने कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है और उसका निवारण कैसे करेंगे। जी सर। जब हम व्यथित होते हैं, जैसे हम घबरा गए या उदास हुए या गुस्सा आया या चिढ़ लगी या बुरा लगा या किसी से ईर्ष्या की, तो ये सब हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस है। और उसकी वजह क्या है कि जीवन हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। सर, ये सारे इमोशंस क्या ह्यूमन इमोशंस नहीं है? ये तो बहुत ही नेचुरल लगता है कि जब भी कुछ हमें पसंद नहीं आता है तो हमें नफ़रत भी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स भी आते हैं। कोई हमसे ज़्यादा आगे बढ़ता है, जैसे जेलसी है, हेट्रेड है, तो ये सब इमोशंस तो हम जीते हैं हर रोज़। तो क्या ये नेचुरल नहीं है? नहीं, क्योंकि ये इतने आम है, इतने कॉमन है, इसलिए नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मलिटी है। लेकिन क्योंकि सबको है, हम ये येलो सिग्नल को पहचानते ही नहीं है। येलो सिग्नल मतलब? तो चलिए पहले तो हम ये जान लें कि ये सिग्नल्स क्या है और ये इमोशंस, कौन से इमोशंस किस सिग्नल में जाते हैं। जी। जब हम व्यथित होते हैं जी, तो ये येलो सिग्नल है, ये हमें बता रहे हैं कि आप गलत जा रहे हो, जरा सही मार्ग पे आ जाओ। तो मतलब जब हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई, मतलब हम कहीं अपना रास्ता भूले हैं, हम गलत जा रहे हैं। हाँ, तो ये एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन है। ओके। लेकिन क्योंकि इतना आम है, हम इसको ये सिग्नल के रूप में पहचानते ही नहीं है। हम तो समझ बैठे हैं कि ये तो कॉमन है, ये नॉर्मल है, जी, ये तो होता ही है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो चिंता नहीं होगी क्या, या कोई गाली गलौज करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या, या कोई अपना व्यक्ति कोई गुजर गया तो उदास नहीं होंगे क्या। वी जस्टिफाइड। हमको रेक्टिफाई करना है। हमें जस्टिफाई नहीं, रेक्टिफाई करना है। ओके ओके, ठीक है। लेकिन पहले तो हमको ये जानना जरूर कि इसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। जब तक हम ये मानते हैं ये सही है तो उसका सवाल ही नहीं आता है। जी। क्योंकि अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल के उसका और बुरा असर आने वाला है, जो ऑरेंज सिग्नल है। तो सर, ये ऑरेंज सिग्नल क्या है? जब तक हम येलो सिग्नल पे सीमित है, तब क्या होता है कि हमने जो हमारी व्यथा है वो जताई नहीं, दबा दी, तो वो जो दबी हुई डिस्टर्बेंस है वो हमारे शरीर और मन दोनों पे असर करेगा। तो शरीर पे असर क्या करता है कि तरह तरह का दर्द होता है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या बदहजमी होती है, एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, डायरिया होता है, या शारीरिक ताकत कम हो जाती है, थक जाते हैं जल्दी। मानसिक असर क्या होता है? तो नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए भुलक्कड़ हो जाते हैं। तो ये जो येलो सिग्नल के आपने इंडिकेटर्स बताए, ये ऑरेंज की तरफ हमें ले जा रहे हैं। हाँ। और उनके सिम्टम्स ये हैं, जैसे आपने अभी बताया कि सिर दर्द होना शुरू होगा, शारीरिक दर्द होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी, गट हेल्थ खराब होगी। तो जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं हमारी बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं और वो बीमारियों को जन्म देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है अपने आप में कि कौन से ऑर्गन में कौन सा इमोशन ट्रैप्ड है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ये जो आपने बीमारियां बताई, ये हमें येलो से ऑरेंज की तरफ ले जा रही हैं। ये येलो सिग्नल हुआ जी। इसको हम अगर नज़रअंदाज करते हैं जी, क्योंकि इससे हमारे रोज बरोज के काम में कोई दिक्कत नहीं आती है, हम अपना काम कर सकते हैं, इसलिए हम अपने जीवन व्यवहार ऐसे ही चलाते हैं। जी। तो इससे सीख कर हमने अपने आप को नहीं बदला तो आगे चल के ये शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा करती हैं। तो शारीरिक बीमारियां कौन सी? तो वो मनोशारीरिक बीमारियां।
साइकोसोमैटिक इलनेसेस। साइकोसोमैटिक। जी। और मानसिक बीमारियां न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ओके, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। जी। तो मनोशारीरिक बीमारियों के उदाहरण कौन से हैं? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकल अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब साइकोसोमैटिक डिजीज है। तो ये सारे हमारे जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ। जी। और मानसिक बीमारियां कौन सी आती है? तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, जैसे एंजाइटी है, रिएक्टिव डिप्रेशन है, फोबिया है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओह, और आजकल तो ये एंजाइटी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले हम रेड सिग्नल तक पहुंच जाएं। पर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें ये जो बीमारियां हैं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि आजकल हमारे यूथ बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे हैं, इनके बारे में हम और अच्छे से समझना चाहेंगे। जी। तो ये तो हो गया ऑरेंज सिग्नल। नेक्स्ट हम जाएंगे रेड सिग्नल पर। जी। तो रेड सिग्नल मानी शारीरिक लेवल पे मृत्यु। ओह, ओके। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बुरी खबर सुन के कोई वहीं मर जाता है। जी जी। क्यों? क्योंकि उस खबर को सुन के उसके शरीर में इतनी तब्दीलियां आई कि वो उसको झेल नहीं सका और प्राण त्याग दी। तो यूजुअली हम इसको कार्डियक अरेस्ट मान लेते हैं। जी। और मानसिक रूप से क्या होगा? तो अस्थाई पागलपन आएगा। इसको कहते हैं ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस। सर, यदि ये इमोशनल डिस्टरबेंस, जैसे आपने येलो, ऑरेंज और रेड बताया, और अल्टीमेटली इट कैन लीड अस टू डेथ ऑल्सो, सो इसका फिर कैसे इससे हम बच सकते हैं? तो स्ट्रेस भी ना ले, स्ट्रेस आसपास के माहौल से आता भी है, तो क्या किया जाए कि हम इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें? हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं या हमारी जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल जीवन शैली हमारी ऐसी बन चुकी है कि सुबह से लेकर रात तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या ऐसा करें कि हमें स्ट्रेस कम हो और ये सब जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं इनसे हम बच के रहें? पहले तो ये जानो क्या ना करें। जी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस को हटाने की कोशिश करते हैं, जो मुमकिन नहीं है। जी। जैसे एक राजा था, उसको एक प्रॉब्लम था कि जब वो रास्ते पे चलता तो उसके पैर मैले हो जाते थे। तो उसके लिए उसको कोई सोल्यूशन चाहिए था, इसलिए सब मंत्री को इकट्ठा किया, सबसे सलाह मशवरा किया। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हम झाड़ू लेके सब धूल को निकाल देते हैं राज्य के बाहर। जी। तो सब हंसने लगे कि जब हवा चलेगी तो धूल वापस आ जाएगी। जी। तो किसी और ने कहा कि हम उस पर पानी छिड़क देते हैं ताकि हवा चलने के बावजूद वो वहीं रहे। तो सबने विरोध किया कि नहीं, इससे तो कीचड़ हो जाएगा, जो धूल से भी बदतर है। जब कीचड़ सूख जाएगा तो धूल वहीं की वहीं। जी। अब सब लोग अपना सर खुजा रहे थे, तब एक व्यक्ति को आइडिया आया। उसने कहा क्यों ना हम पृथ्वी को चमड़े से ढक दे। जी। सब धूल उसके नीचे दब जाएगी, धूल नहीं होगी, पैर मैले नहीं होंगे। जी। तो राजा को तो ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने तो हुक्म दे दिया काम चालू करने का, कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए। जी। अब जब काम चालू था तो राज्य का एक समझदार व्यक्ति राजा के पास आया और कहा कि अगर आप मुझे परवानगी दे तो मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। तो राजा ने जब परमिशन दी तो उसने क्या भेंट दी? जूते। जी। इस मशवरे के साथ कि पृथ्वी को तो हम चमड़े से नहीं ढक सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को चमड़े से ढक दिया तो धूल होने के बावजूद पैर मैले नहीं होंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सर। तो यही बात आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को यदि स्ट्रेस से बचा लें तो दुनिया का स्ट्रेस हमें परेशान नहीं करेगा। आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे जोर की बारिश हो रही है जी, तो हम उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीगना ज़रूरी है। जी। अगर हम छाता वापर ले या रेनकोट ओढ़ ले तो मूसलाधार बारिश होने के बावजूद हम ड्राई रह सकते हैं। जी, जी। तो यदि हम छतरी का इस्तेमाल करें या फिर रेनकोट ले लें तो फिर हम बारिश से बच सकते हैं। यहाँ बारिश जो है वो स्ट्रेस है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके हमें ढूंढने हैं। तो इसको कैसे, इसका रिलीफ कैसे हो, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें या फिर कैसे अपने इमोशंस को चैनलाइज करें? चैनलाइज करके हम
टेम्पररी रिलीफ पा सकते हैं। जी। वो हमें हेल्प ज़रूर करता है। क्या क्या मेथड्स हैं? जैसे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जी। जैसे शवासन है, जी। योग निद्रा है, योग निद्रा, हिप्नोसिस शवासन। है, जेकब्सन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है। हम्म। कई लोग विपश्यना का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, कई लोग टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये अपने मन और शरीर दोनों को रिलैक्स करेगा, शांत करेगा। इस तरह की जो भी आपको टेक्निक आपके मन को और तन को शांत और रिलैक्स करती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये भी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। सो ठीक है सर, ये तो रिलैक्सेशन हुआ। तो रिलैक्सेशन के अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें रिलीफ मिले? एक वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन। जी। वेंटिलेशन मानी जो अंदर भरा पड़ा है उसको बाहर निकालो। जी। हम कहते हैं ना कि अच्छी कोई सहेली होनी चाहिए, कोई मित्र होना चाहिए, शेयरिंग इज वेरी जिसके साथ इंपॉर्टेंट। हम शेयर करें। जी जी जी। लेकिन आजकल वो मित्र उसका क्या दुरुपयोग करेगा हमें मालूम नहीं है। जी। इसलिए मेरा एक मरीज टेप रिकॉर्डर के सामने सब बोल देता था। ओके, किसी ना किसी तरीके से अपने मन की बात किसी से शेयर करें, ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और यदि वो वैसा व्यक्ति आपके जीवन में ना हो तो ये और टेक्निक है, जैसे अभी बताया सर ने कि टेप रिकॉर्डर के सामने बात कर लें कुछ लोग। या फिर किसी पे पत्र लिखो जिसने आपको परेशान किया है। जी। पोस्ट मत करना, फाड़ के फेंक देना। जी। तो राइटिंग कैन बी अनदर ऑप्शन। आप लिख कर पत्र के द्वारा जर्नलिंग करके भी आप अपने मन की बात और मन की जो व्यथा है वो व्यक्त कर सकते हैं। जी। रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल आया था कि जब आप बहुत परेशान हो तो घर जाइए, कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कीजिए और ज़ोर से चिल्लाइए, या कोई पिलो लीजिए उसके साथ कुश्ती कीजिए, या कोई न्यूज़पेपर है उसको रोल करके उसको स्मैश कीजिए, लेकिन गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम। या इसीलिए आजकल शायद वो किक बॉक्सिंग की और कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे भी बहुत सारी वेंटिलेशन हो जाती है। कुछ लोग पेड़ों से जाकर बात करते हैं, कुछ लोग जैसे आपने बताया कि पक्षियों से बात करते हैं, टेप रिकॉर्डर में बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत कारगर तरीका है जो कि आप अपने भावनाओं को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जापान में तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बॉस होते हैं उनके रबर के पुतले होते हैं, और जिनको भी गुस्सा आया जाके उनको ठोक देते हैं। जी जी, जी। और कहा जाता है कि सोनी कंपनी में ये पुतले हर हफ्ते बदलने पड़ते हैं। जी, सब लोग अपने बॉस से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके ऊपर तो गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखा सकते, अदरवाइज उनको ना तो अप्रेजल्स मिलेंगी ना प्रमोशंस। तो ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम अपने बॉस की बात जो है वो ज़रूर लिख कर या फिर किक बॉक्सिंग के थ्रू उसको निकाल दें अपने मन से। जी। थर्ड और एक तरीका है मेडिकेशन। मेडिकेशन। ओके। आजकल सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन 2 दवाइयों का है। एक है अल्प्राजोलैम एंटी एंजाइटी ड्रग, दूसरा है फ्लुओक्सेटिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। बताता है कि ये डिस्ट्रेस का प्रमाण दुनिया में कितना है। जी। और किसी किसी की तो अपनी ही दवाई होती है। नशा कर लो, गम भुला दो। जी, पर ये सर परमानेंट तो नहीं है, ये भी टेम्परेरी है। पर ये जो आपने मेडिकेशन बताई, क्या इनका साइड इफेक्ट है? क्यों नहीं, कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन इससे राहत जरूर मिलती है। पर ये भी टेम्परेरी राहत है। आप ओके। तो और एक तरीका है कि अपनी जो चहीती प्रवृत्ति है वो करने लगो। मानिए अगर आप अपसेट हो तो किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनो, या किसी को शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग करने जाओ, कोई लॉन्ग वॉक पे जाएगा, कोई जिम में जाएगा, कोई फिल्म देखेगा। तो आपको जो पसंद है वो एक्टिविटी करो, तो उसके कारण जो उत्साह आता है वो इसको नलीफाई कर देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग क्रिएटिव हैं या फिर अपने पसंद का जो कार्य करते हैं वो उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि पिक अ हॉबी, अपने आप की जो हॉबी है, जैसे आपको यदि पेंटिंग का शौक़ है, पॉटरी का शौक़ है, स्कल्पटिंग का शौक़ है, या म्यूज़िक का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ज़रूर करें।
उसको दोबारा से रिवाइव करें। यदि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रिवाइव कीजिए, उसमें अपना समय बिताइए कि जब भी आप क्रिएटिव होते हैं आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आप बेटर सोचते हैं, बेटर फील करते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं। और जैसा अभी बताया है सर ने कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो एटलीस्ट टेम्परेरली आप अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस से दूर हो जाते हैं और फिर ये जो साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी तो ये सब प्रक्रिया टेम्पररी है। जी जैसे अगर समझो एक टांकी पानी से भरी पड़ी है और आपको उसको खाली करना है तो आप नल खोल देंगे तो पानी निकल जाएगा। जी लेकिन अगर आपने इनलेट बंद नहीं किया है तो वापस भर जाएगा, वापस नल खोलना पड़ेगा। जी खाली तो हो जाएगी लेकिन वापस भर जाएगी। जी तो अगर उसको खाली ही रखना है तो हमको इनलेट बंद करना है। ये सब प्रक्रिया है वो नल खोलने के बराबर है। राहत देगी ओके लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं करेगी। जी। इवन येलो, ऑरेंज और रेड इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसके लिए जो सॉल्यूशंस बताए हैं वो सभी टेम्परेरी हैं अभी हमारे पास। अभी तक जो हमें पता चला है वो ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यदि हम स्ट्रेस लेते ही रहेंगे, इनलेट बंद नहीं करेंगे, तो ये जो छोटा सा रिलैक्सेशन या आउटलेट है वो आपको उतना फल या उतना आराम नहीं देगा, क्योंकि आप दोबारा से वो स्ट्रेस लेते रहेंगे और फिर उसका आउटफ्लो इतनी तेज़ी से नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन फिर इनफ्लो बंद करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि इनफ्लो कैसे बंद करें ताकि हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहना पड़े। तो इनफ्लो को बंद करने के क्या तरीके हैं अब हम अगले एपिसोड में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।